हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुकुंज पर। साहित्यिक विधाओं की श्रृंखला में आज सुनेंगे लेखक भानु प्रकाश द्वारा लिखित उपन्यास तुझसे नाराज नहीं जिंदगी का भाग 9। तो आइए सुनते हैं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी का 9वां भाग। और आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जिसका हमें इंतजार था। पिछले 11 महीनों से विवाह का शुभ दिन, पिछले 15 दिन ऐसे बीते जैसे पंख लगाकर उड़े हो। क्या सुबह और क्या शाम, बस एक धुन सवार थी काम की। दिन भर काम करते और रात में रिपोर्ट करते। अब हमारी बातें इसी तैयारी के इर्द गिर्द घूमती। लड़कियों को शादी का कितना इंतजार रहता है और कितनी खुशी मिलती है इस माहौल से, मुझे अब पता चला। कोट किस कलर का लिया, जूते किस कलर के लिए, किस डिजाइन का कोट सिलवाएंगे, सब बताना पड़ता। देखिए, आप गोरे हैं तो आप पर डार्क कलर अच्छा लगेगा। शर्ट सफ़ेद या घी कलर में ले लीजिएगा और कोट मैरून या ब्लैक में, लेकिन पूरा ब्लैक नहीं, क्योंकि शादी में काला रंग नहीं चलता। पूरे बंद गले का मत सिलवाइएगा, क्योंकि आप पतले हैं ना, अच्छा नहीं लगेगा। और सुनिए, सीधा तनकर चलिएगा उस दिन, कुबड़ निकाल कर बुढ़वा जैसे चलिएगा तो वहीं से भगा देंगे। इतना ही नहीं, कुछ और बानगिया देखिए। घर पेंट हो गया, किस कलर से? और हमारा बेडरूम पर्दा भी लग गया नया। वाह! ड्रेसिंग के लिए तो ले लीजिए ना वहीं से, यहाँ से भेजने में टूट जाएगा। और बाइक का क्या हुआ, ले लिए? कौन सा मॉडल लीजिएगा? कार्ड नहीं छपा अभी तक। यहाँ तो कब का छप गया और बढ़ भी गया कितना। कितने लोग आएंगे बारात में? एक बस कर लीजिएगा और 2-3 छोटी गाड़ियाँ। एक में तो आप रहेंगे, एक में आपके करीबी रिश्तेदार वगैरह, और बाकी लोग बस में। सामान भी चला जाएगा बस में। कभी कभी मुझे लगता कि उसे इवेंट मैनेजमेंट का काम करना चाहिए। लेकिन ये खुशी, ये उत्साह बीते 2-3 दिनों से गायब था। लड़की का एक और रूप। अचानक से वह शांत हो जाती या सुबकने की आवाज़ आती और फिर फ़ोन कट। मायके से बिछुड़ने का दर्द शायद अब गहराने लगा था, और आज तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई थी। साली साहिबा से ज्ञात हुआ कि वहाँ का मौसम बहुत खराब है। सुबह से ही मूसलाधार बारिश और धूल भरी आंधी। शादी का मड़वा उखड़कर उड़ गया है। साथ ही ये भी निर्देश मिला कि आप लोग जल्दी निकलिए, नहीं तो रात में इधर पुल पर जाम लग जाता है। जाम में फंस गए तो फिर कुत्तों के भी दिन फिरते हैं। आज इस कहावत पर यकीन हो गया। किसी युवराज की भांति मैं सोफे पर बैठा था और मेरे इर्द गिर्द सेवकों की भांति लोग खड़े थे। एक जीजा मुझे कपड़े पहनाने में लगे थे तो दूसरे जूते। कोई काजल कर रहा है तो कोई टाई ठीक कर रहा है। इससे पूर्व गीत गा गा कर घर की महिलाओं ने उपटन लगाया था और फिर स्नान। साथ ही प्रत्येक घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग सेलिब्रिटी वाला एहसास दे रहा था। उच्च ध्वनि पर गड़गड़ाती ढोलक और लयबद्ध बैंड की आवाज के मध्य सीढ़ियों से उतरता वर। अनायास ही एक अनुभूति हुई गर्व की। सैकड़ों जोड़ी नजरों के भार को संभालता मैं कार में सवार हो गया। लोढ़ा घुमा घुमा कर महिलाएं मेरी नज़र उतारने लगी। वैसे काजल लगाने के बाद मैं जैसा लग रहा था, मेरी नज़र उतारने की ज़रूरत नहीं थी। माँ ने हाथ में जातरा दिया और दिलवालों का काफिला निकल पड़ा दुल्हनिया के शहर। वरमाला के स्टेज की ओर अग्रसर युवतियों के झुंड में एक आपाद मस्तक सुसज्जित कन्या हाथ में फूल और दीप का थाल लिए मित्रों में खुसर फुसर शुरू हुई। किसी ने मुझे चिकौटी काटी तो किसी ने कान में कहा, एक नंबर। जिस आवाज को मैं लाखों बार सुन चुका था, उसे सामने से देखना बिल्कुल अजीब था। मेरे हाथ थरथराने लगे उसे मिठाई खिलाते समय, और मैं गौर किया उसका भी यही हाल था। और जैसा कि अक्सर इस समय होता है, दोनों पक्षों ने अपने अपने योद्धा को तनकर खड़े होने का निर्देश दिया, ताकि सामने वाला उसे माला न पहना पाए और फिर उसका मजाक बनाया जाए। लेकिन मैं कितना भी तनता, उसके लंबे हाथों की पहुंच से बाहर नहीं जा सकता था।
लड़कियों ने हर्ष में ध्वनि की और लड़कों ने निराशा में। आप भी प्रकाश भैया थोड़ा सा टाइट नहीं हो सकते थे? बुढ़ऊ जीजाजी कितना टाइट होंगे? किसी लड़की ने कमेंट किया और फिर एक खिलखिलाहट भरी हंसी। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने सिर्फ एक ही शादी शुरू से अंत तक अटेंड की और वो है अपनी शादी। इसे नींद की मार कहिए या वैवाहिक तामझाम से विकर्षण, मैंने अपने सगे भाई बहनों की शादियों को भी पूरा नहीं देखा। लेकिन आज पता चला कि हिंदुओं की शादियाँ कितनी मज़ेदार होती है। महिलाओं की रचनाशीलता का अंदाज़ा तब लगा जब वो लयबद्ध गीतों दोहों के माध्यम से गालियाँ निकालने लगी। ऐसी ऐसी गंदी गालियाँ जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जा सकता। और फिर लोढ़ा लेकर नज़र उतारने का अभिनय। मेरे पिच के गालों के चारों तरफ लोढ़ा घुमाती और मेरे गाल से टकरा देती। चुसल आम जैसन गाल, कमाल कमाल। माई दूध ना पियलवे हुई है ठीक से। हा हा हा। इस सार्वजनिक बेइज्जती के बाद भी शादी के लिए अग्रसर होना कलेजी की बात थी। इस सार्वजनिक बेइज्जती के बाद भी शादी के लिए अग्रसर होना कलेजे की बात थी। ऊपर से नीम चढ़ा लड़की का फूफा। फूफा जी ही पंडिताई कर रहे थे और थोड़ी ही देर में मुझे ये एहसास हो गया कि फूफा जी की खोपड़ी किसी और धातु से बनी है। बात बात में आक्रोशित हो जाना उनका स्वभाव था। ऐसे नहीं महाराज, ऐसे ठीक से डालिए, इस हाथ में नहीं उस हाथ में लीजिए। अरे बाबा, वहाँ क्यों रख रहे हैं? यहाँ रखिए, इधर। जनेऊ नहीं पहनते हैं? कैसा पंडित है जी? आप इतना अकबका क्यों रहे हैं? शादी है कि मजाक है? रुकिए, इधर से नहीं उधर से फेरा लीजिए। मेजबान दल के सदस्यों ने खूब लुत्फ उठाया इस वार्तालाप का। फूफा जी के फेरा में बेचारे पाहुन पड़ गए आज। जिंदगी का सबसे उत्कृष्ट दान, कन्यादान। अपनी पुत्री का हाथ अपने हाथों में लेकर शिवशंकर पांडे फबक पड़े बेहताशा। एक हाथ से आंसुओं को पोंछते, दूसरे से विधि करवाते, हाथ में पान सुपारी स्वर्ण अंगूठी लेकर अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथों पर रख दिया। शंख छिद्र से होती हुई नीरधारा मेरे हाथों पर गिरने लगी और साथ ही घूंघट में छिपे चेहरे से अश्रु की एक गर्म बूंद मेरी हथेली पर आ गिरी। सिहर गया मैं एक पल के लिए। एक पल के लिए मुझे अपनी बेरोजगारी का ख्याल हो आया। कितना सक्षम हूँ मैं इस दान को ग्रहण करने के लिए। औरों के लिए जहाँ इस क्रंदन के स्वाभाविक मतलब थे, मेरे लिए इसके अलग मायने थे। जहाँ लोग यह समझ रहे थे कि पिता पुत्री के बिछोह के कारण दुखी है, मैं जानता था कि वो क्यों दुखी है। अपनी पुत्री के अनिश्चित भविष्य को लेकर वे चिंतित हुए जा रहे थे। उनकी ये चिंता तब उभर कर सामने आई जब आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा था, भगवान आपको जीविका उपार्जन का एक साधन दे दे, यही हम भगवान से मनाते हैं। मुझमें और मेरी जीवन संगनी के मध्य 1 इंच का भी फासला नहीं बचा था। पहली बार मेरे इतने करीब बैठी थी वो। विदाई के हृदय विदारक माहौल को पीछे छोड़कर खुद में सिमटी हुई सी कार की पिछली सीट पर बैठी वो, और खुद में सिमटा हुआ सा मैं। ये यकीन करना मुश्किल था कि ये वही लड़की है जिससे मैंने सैकड़ों नहीं हजारों बार बातें की थी। लगभग आधे घंटे पश्चात मैं पहला वाक्य बोल पाया, चुप हो जाओ, कितना रोगी। और फिर हिम्मत करके उसकी चूड़ियों से भरे हाथ को अपने हाथ में ले लिया। मुझे लगा वो थोड़ी असहज हो रही है, फिर भी उसने विरोध नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसका मस्तक मेरे कंधे पर आ टिका और वो नींद के आगोश में समा गई। उसका घूंघट सरक कर पीछे चला गया और उसका चेहरा पहली बार मैंने गौर से निहारा। थकावट और उपहास के निशान उसके चेहरे पर स्पष्ट नजर आ रहे थे। ऊपरी ओठों पर पसीने की कुछ बूंदें झलक आई थी। साथ ही उसका मुंह भी थोड़ा खुल गया था नींद के कारण। ये शायद प्यार था या अपनेपन का भाव। उसका ये लापरवाह अंदाज भी मुझे आकर्षक लगा। हाथ पीछे कर मैंने उसे अपने आगोश में लुढ़क जाने दिया। नई बनारसी साड़ी की खुशबू, धुले हुए केसों की खुशबू, चेहरे पर पुते कृत्रिम रंगों की खुशबू, इत्र, पाउडर, लिपस्टिक, काजल की मिश्रित खुशबू,
स्त्री शरीर की मासूम खुशबू। उन पलों को मैं भरपूर जीना चाहता था कि तभी बगल में बैठी मामी ने सीमा को सचेत किया, ठीक से बैठो। मेरे शरीर पर लगभग लेट चुकी सीमा हड़बड़ा कर उठी और हमारे बीच एक बड़ा सा गैप बना गई। लेकिन जन्म जन्मांतर के प्यासे युवक को यह कतई मंजूर न हुआ। धीरे धीरे मैंने उसकी ओर खिसकना शुरू किया। NH-13 की सुनसान घाटियों से गुजरती गाड़ी, अथाह अंधकार से लड़ती छोटी सी गाड़ी, बीच बीच में एक दो दैत्याकार वाहन उधर से गुजर जाते और फिर वही भयावह नीरवता। कितना खतरनाक जंगल है, उसने आश्चर्य व्यक्त किया। धीरे से मैंने उसे अपनी ओर खींच लिया और कान में फुसफुसाया, एक किस। पागल हो क्या, सब लोग जगे हैं, तुम चाहो तो हो सकता है। ये अंधेरे का असर था या मेरे आग्रह का असर। उसने अपने घूंघट को आगे किया और उसकी आड़ में मेरी नाक के नीचे गर्म सांसों का एहसास हुआ। दो प्यासे अधर अमृतपान करने लगे। मेरी हथेलियों में खुजलाहट महसूस हुई और उसके वक्षों में धक धक। बेतरतीब धड़कते उसके सीने पर मेरे हाथ जा पहुँचे। उतरती चढ़ती सांसों को महसूस किया मैंने अपने हाथों की गोलाइयों में। अगर कोई ये पूछे कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर कौन सा होता है, तो इसका जवाब संभवतः यही होगा, विवाह के पश्चात की 1-2 मास की जिंदगी। यही वो काल होता है जब इंसान जिंदगी को जीता है, बाकी तो सिर्फ ढोता है। यही वो काल होता है जब सास माँ समान लगती है और बहू बेटी समान, ननद और गोतनी दीदी समान और पति परमेश्वर। नई नई बहुरिया की हर गलती नादानी लगती है और सास की हर डांट प्यारी। बहू अपने साथ घरेलू सामानों का एक बड़ा जखीरा लेकर आई थी। उसके पास दिखाने को बहुत कुछ था और देने को भी। इसलिए दिन भर महिलाओं का जमघट लगा रहता उसके इर्द गिर्द। औरतें ही नहीं, बच्चे भी अपनी भाभी या चाची के पास ही बैठना चाहते। तो इस तरह पति बेचारे को रात का इंतजार करना पड़ता। आधुनिक विचारों वाली स्त्री को व्यवस्था से बहुत नाराजगी थी। पति और पत्नी एक ही थाली में क्यों नहीं खा सकते? साथ खाने से प्यार बढ़ता है। दीदी को यह नागवार गुजरा। एक दिन टेबल छोड़ के उठ गई। कहाँ तो कुछ नहीं, पर भाव से यह समझ आ गया कि उन्हें साथ खाना पसंद नहीं। माँ ने अकेले में समझाया था, खाओ साथ में, पर अकेले में नहीं। मुझे साथ खाने में विशेष रुचि थी, नहीं इसके विरोध की वजह समझ आई। दुल्हन की दूसरी आपत्ति थी परिधान की बंदिश। कोई क्यों तय करे कि किसे क्या पहनना है? अगर मेरी मर्जी है सलवार सूट की, तो मैं साड़ी क्यों पहनूं? क्यों बार बार माँ जी जिद करती है साड़ी के लिए? जिसे देखना हो सूट में ही देखे, मैं नहीं पहनती साड़ी। विवाह का दूसरा महीना विचारों के टकराव का होता है, जहाँ सास को लगता है कि बहू संस्कारहीन है, बहू को लगता है कि सास रूढ़िवादी है। एक दिन खींचकर माँ ने कहा था, जाओ जिसको जो करना है करो, सब अपना मर्जी का मालिक है। खुशी के दिन ज़्यादा तेजी से भागते हैं, मस्ती भरे दिन मदहोश रातें। हंसते गाते 2 महीने गुजर गए कि एक दिन अचानक जोर का झटका लगा। सुबह सुबह सीमा को जोरदार कह हुई और घर के अनुभवी सदस्यों को शंका। जिसका अंदेशा था वही हुआ। प्रेगनेंसी जांच की रिपोर्ट सकारात्मक आई और मैं नकारात्मक हो गया। मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये कैसा हो गया? गर्भपात? हाँ, यही एक रास्ता है। पागल मत बनो, मेरी स्थिति मालूम है, फिर भी ये जिद। अभी मैं ठीक से खुद को नहीं संभाल सकता, एक बच्चे को कैसे संभालूंगा? मालूम है, और सच कहो तो मैं भी अभी बच्चा नहीं चाहती, लेकिन घर वाले चाहते हैं कि। माँ जी कह रही थी कि कितना खुशी का समाचार है ये। लोग इतना पूजा पाठ और जप तप करते हैं तो संतान सुख मिलता है। तुम्हें भगवान बिना मांगे ये सुख दे रहे हैं, तो इसका अनादर मत करो। इस घर में बच्चे की कितनी ज़रूरत है, देख ही रही हो। आरती, बड़ी बहू को भगवान एक लड़का दिए थे, फिर छीन लिए। प्रभु की लीला, 2 दिन में ही बच्चा चल बसा। तब से लेकर आज तक बेचारी कितनी मन्नतें मांग रही है, पूजा कर रही है, कई जगह से इलाज करवा चुकी है,
लेकिन भगवान सुन ही नहीं रहे हैं। क्या फालतू दलील है ये? अभी 2 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को, अभी खुल के जिंदगी जिया भी नहीं कि ये जिम्मेदारी और किसके भरोसे। माँ सुन रही थी शायद ये बहस, दूर से ही बोली, काहे इतना चिंता करते हो छोटू, हम है ना, और बड़ा भाई भी है तुम्हारे ऊपर, इतना टेंशन मत लिया करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ अच्छा नहीं होगा? मेरे साथ कभी अच्छा हुआ है क्या? हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो नहीं चाहते वही हो जाता है। कुछ लोग इसी ज़िंदगी के लिए तरस रहे हैं, उन लोगों की ओर देखो जिन्हें वो भी नसीब नहीं है। जो तुम्हें मिला है भगवान को धन्यवाद करो कि तुमको पढ़ने लिखने का मौका मिला, नहीं तो कई बच्चे बचपन से ही कमाने लगते हैं। अच्छा है कम से कम दूसरों पर आश्रित तो नहीं रहते। पढ़े लिखे लोगों के साथ समस्या है कि वो छोटा काम करना नहीं चाहते, और करेंगे भी तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि देखो पढ़ लिख कर क्या कर रहा है। देखो छोटू, ज़्यादा भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण जी जो कह गए वो आज भी सही है। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भविष्य के चक्कर में ये जो खूबसूरत वर्तमान है उसे क्यों बर्बाद करते हो? सीमा ने कहा, देखा माँ जी कितना अच्छा प्रवचन करती है, कुछ सीखिए इनसे। मैंने कहा, धार्मिक चैनल देख देख के माँ होशियार हो गई है। माँ ने कहा, होशियार हम क्या होंगे छोटू, हम तो बस एक सलाह दिए थे, बाकी तुम लोग खुद ही समझदार हो। हमको लगा कि अभी इस घर में एक बच्चे की ज़रूरत है तो कह दिए। रही बात नौकरी की तो किस्मत कोई नहीं जानता, हो सकता है आने वाला बच्चा अपना किस्मत लेकर आए। हम तो कितना आदमी देखे हैं कि इधर बच्चा हुआ उधर नौकरी लगी। पूनम के पापा को ही देख लो, पूनम के जन्म के 1 महीने बाद उनकी नौकरी लग गई। पटना वाले फूफा जी भी बहुत परेशान रहते थे, दो दो बेटी हो गई और कमाई कुछ नहीं। चिंता में बुआ काटा हो गई थी, लेकिन किस्मत देखो, नौकरी लगनी थी तो लग गई। उनके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई और फूफा जी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई। तो इस तरह अनेकानेक विचार मंथन के बाद, कुछ पारिवारिक दबाव के कारण, कुछ खुद की इच्छा के कारण अंततः सीमा गर्भ रखने को तैयार हो गई। आस पड़ोस की बूढ़ी औरतों ने सीमा के शारीरिक परिवर्तनों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि उसे लड़का ही होगा। हाँ, जिस तरह से उसे बार बार मीठा खाने का मन हो रहा है, या जिस तरह से उसके शरीर की रौनक कम हो रही है, उससे तो यही लगता है कि लड़का ही होगा। शायद इस तरह की बातों ने भी सीमा के मन में एक गर्व पैदा किया होगा। शायद उसे लगने लगा था कि उसके शरीर से ही इस परिवार की वंश वृद्धि होगी, और सच में उसकी इज्जत या कहिए देखभाल बढ़ गई थी परिवार में। माताजी उसके आगे पीछे लगी रहती, नंदों के भी फोन आ जाते अक्सर कि ठीक से अपना ख्याल रखना, कि खूब अच्छा अच्छा खाना खाए, कि भारी कुछ मत उठाना, कि पोछा मत लगाना, मसाला मत पीसना, कि दूध और फल रोज लेना, कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना, आदि आदि। अब घर में 2 बहुएं हो और एक का मान सम्मान हो जो दूसरे के पास नहीं है, तो ईर्ष्या का बढ़ना स्वाभाविक होता है। भाभी आजकल खोई खोई और उदास रहने लगी थी। एक तो उनकी देवरानी का भरपूर ख्याल रखा जा रहा था, तो दूसरी ओर उन्हें काम भी ज़्यादा करने पड़ते। गर्भावस्था की वजह से सीमा को अक्सर चक्कर आते या उल्टी हो जाती। वह चुपचाप जाकर लेट जाती और भाभी को खाना बनाना पड़ता। 2-4 दिन तो सब ठीक चला, लेकिन एक दिन भाभी भी लेट गई शाम होते। पेट में दर्द हो रहा है ऐसा उन्होंने बताया। दूसरे दिन फिर लेट गई, तीसरे दिन फिर लेट गई। माँ चुपचाप उठकर खाना बनाती पर बोलती कुछ नहीं। लेकिन चौथे दिन उनके सब्र का बांध टूट गया। रोज रोज तुम लोगों को क्या हो जाता है, शाम होते ही पेट दर्द, इलाज क्यों नहीं करवाती? भाभी निकली तुनकते हुए। अच्छा, तो मेरा लेटना दिखाई देता है और दूसरों का लेटना दिखाई नहीं देता? आँख है तो बराबर भाव से देखिए सबको, ठीक है? माँ ने कहा, वो क्यों सो जाती है ये तुमको भी मालूम है, ऐसी स्थिति में अक्सर कमजोरी हो जाती है। भाभी बोली, हाँ हमको तो जैसे पता ही नहीं है, हम तो जैसे इस माहौल से गुजरे ही नहीं हैं।
हमको तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको भी याद होगा कि पूरे 9 महीने हम काम करते रहे थे। यहाँ तो इतना ख़्याल रखा जा रहा है कि ये मत करो, वो मत करो। हमारे समय में कहाँ थे आप लोग? चापाकल से पानी भर भर कर के लाते थे, याद है? उस समय क्यों मना नहीं किए कि ये मत करो, वो मत करो? मर मर के झाड़ू पोछा करते थे, घर बाहर सब करते थे, तो क्यों नहीं कोई मदद कर दिए? यहाँ तो दुल्हारी बहू का हाथ पैर दबाया जा रहा है, माथा दबाया जा रहा है। वाह रे वाह! माँ ने कहा, सबका शरीर एक जैसा नहीं होता। हमको अपने कभी पता नहीं चला, 5-5 बच्चा हुआ, लेकिन उसका शरीर कमज़ोर है। भाभी, तो हम क्या हनुमान जी हैं कि मेरा शरीर वज्र का है? हमको क्या तकलीफ बीमारी नहीं हो सकती? सीमा सुन रही थी सब शायद। उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन किचन के खड़खड़ाते बर्तनों ने ये संकेत दे दिया कि बात सुनना उसे पसंद नहीं। मायके, पर क्यों? ऐसे ही। अभी कुछ ही दिन पहले तुम गई थी, इतनी जल्दी जल्दी क्यों? मैंने पूछा। इस बार लंबे समय के लिए जाना है। मतलब ये कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता, 6-7 महीनों के लिए। क्या हुआ, कुछ बात है क्या? बात क्या होगी, कुछ भी नहीं। बस मम्मी पापा की याद आ रही थी और फिर करवट बदलकर उसने अपना मुंह तकिए में छुपा लिया। मुंह तो उसने छुपा लिया, पर उसके हिलते शरीर से मैंने अनुमान लगाया कि वो रो रही है। कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर किया तो पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा, आंखें लाल और फुली हुई। क्या बात है? सच सच बताओ। उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए मैंने पूछा। वो 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 मुझे यहाँ नहीं रहना है जान। यहाँ हर चीज़ में कंपटीशन होता है। अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो दूसरे की भी खराब हो जाती है। कोई चीज़ अगर हम बाजार से मंगवा ले तो वही चीज़ उनको भी चाहिए। हमको क्या क्या मिला शादी में, उसकी भी बराबरी। कि मेरे समय कुछ भी नहीं चढ़ाया गया और सीमा के समय इतना कुछ। और माँ जी भी सिर्फ सुन के रह जाती है। उनके सामने तो उनका जुबान नहीं खुलता। आकर हमको समझाती है कि छोटी छोटी बातों में लड़ाई नहीं करना चाहिए। दम घुटता है मेरा ऐसे माहौल में। सोच में पड़ गया मैं उस अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला था जिससे अधिकांश विवाहित पुरुषों को गुजरना पड़ता है। परिवार और पत्नी में किसी एक को चुनने की परीक्षा। अगर पत्नी को चुनता हूँ तो जोरू का गुलाम बन जाता हूँ, और अगर परिवार को चुनता हूँ तो पत्नी के आंसू सामने आ जाते हैं। और सच कहूँ तो मैं इस चुनाव के लायक भी नहीं था। मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं था कि अलग होने की बात सोचूं। नहीं, पत्नी की हर बात को सत्य नहीं मानना चाहिए। औरत के आंसू बहुत खतरनाक होते हैं, अनेक युद्ध करवा चुके हैं, इसलिए संभल कर। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन ये मत सो करना कि गुस्सा होकर जा रही हो। कह देना कि बस कुछ दिनों के लिए माँ बाप से मिलने जा रही हूँ। मुझे परवाह नहीं किसी की। मैं तो कह के जाऊंगी कि 1 साल के लिए जा रही हूँ। आप लोग रहो चैन से। तुम शुरू से लड़ाकिन हो क्या? हाँ, मैं लड़ाकिन हूँ। मेरा बाप लड़ाकू है, मेरी माँ लड़ाकिन है, मेरा पूरा परिवार लड़ाकू है। बस आपके परिवार वाले गाय हैं, गलत लड़की को ले आए आप लोग। सीमा तो चली गई मायके अनिश्चित काल के लिए, मुझे छोड़ गई अकेला अनगिनत यादों के सहारे। 2-3 महीनों की बेहिसाब यादें, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, हर पल में उसका ही अक्स। खाना खाओ तो वो सामने आकर पूछती है, रोटी चाहिए? सोने जाओ तो बगल में वह लेटी रहती है और कहती, पीठ दबा दो ना, बहुत दर्द हो रहा है। नहाने जाओ तो वह दरवाजे पर खड़ी मुस्कुराती रहती, मैं भी आ जाऊँ क्या? पढ़ने बैठो तो वह पीठ पर लदक जाती, कितना पढ़ोगे पतिदेव? टीवी देखो तो रिमोट छीन लेती और कहती, जब देखो न्यूज़ या मैच। बाजार जाओ तो उसके ही शब्द कानों में गूंजते, जानू लौटते समय जलेबी ले आना प्लीज़। कभी उदास हो जाता तो कभी बैठे बैठे मुस्कुराने लगता। सोचा न था कि मेरी अर्थहीन जिंदगी इस तरह से करवट लेगी। दोपहर के खाने के बाद की अलसाई नींद तब तक अचानक कड़वी हो गई जब फोन की घंटी बजी।
यूँ तो मित्रों का फ़ोन आना कोई अचरज वाली बात नहीं थी, लेकिन जयकिशन का फ़ोन आना वाक़ई मुझे हैरत में डाल गया। अगर मैं सही हूँ तो कम से कम 1 साल बाद उसका फ़ोन आया था। पता चला कि वह दिल्ली में रहता है और केट की तैयारी कर रहा है। एक मित्र के यहाँ आया था, जहाँ से उसे मेरा नंबर मिला। उसे पता चल गया था कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, फिर भी उसने ये जालिम प्रश्न पूछ ही दिया, क्या कर रहे हो आजकल? चाहता तो मैं था कि झूठ बोल दूं, पर पता नहीं क्यों जुबान से सच ही निकला। कुछ नहीं, बस नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। कैसी नौकरी? जो भी लग जाए, बैंक, रेलवे, इंजीनियरिंग, सचिवालय, कुछ भी। तुम किसको धोखा दे रहे हो प्रकाश, दूसरों को या खुद को? तुम्हें लगता है कि इस तरह की तैयारी से कुछ हो पाएगा? अभी तुम शादीशुदा आदमी है और सुने हैं कि बच्चा भी होने वाला है। तुम एक नहीं 3-3 जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। इतना जलील भी मत करो यार, कुछ तो रहम करो। पीछे से हंसने की आवाज आ रही थी। मित्रगण मेरी इस खिंचाई का आनंद ले रहे थे। कोई और होता तो मैं शायद फोन काट देता, लेकिन मुझे पता था कि जय किशन भले ही कितना भी कड़वा बोल ले, दिल का बुरा नहीं है। जलील नहीं कर रहे हम, बस तुम्हारा कोड़ियापनी दूर करना चाहते हैं। साले, तैयारी के नाम पर चुपचाप घर में बैठकर आराम कर रहे हो। इस तरह से कहीं कोई तैयारी होती है? मोंटी का सुना है कि नहीं? सिंडिकेट बैंक में हो गया है उसका। अब सोचो, कहाँ मोंटी और कहाँ तुम साला इतना तेज था पढ़ने में। जो भी सुनता है आश्चर्य करता है कि प्रकाश कुछ नहीं कर रहा है। पता है, तुम्हारे लेजीपनी के चलते दूसरे लोगों का भी मोरल डाउन होगा कि जब प्रकाश का कहीं नहीं हुआ तो हम किस खेत की मूली है। तो क्या करें हम? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ राह सुझाओ। देखो, तुम पढ़ने में तेज हो, नो डाउट, लेकिन बहुत बड़ा आलसी है। अबे बाहर निकलो, कोचिंग ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। ग्रुप में रहोगे तो नॉलेज बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। अकेले पढ़ने से आदमी बोर हो जाता है। सही कह रहे हो तुम। अबे इतना तुमको भी पता है कि क्या सही है और क्या गलत? पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम्हें करना क्या है। बैंक वगैरह की तैयारी या इंजीनियरिंग की तैयारी? दोनों साथ साथ नहीं हो सकता। दो नावों की सवारी करोगे तो दिक्कत होगी। तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है ये तय करो, फिर उसी में जी जान से जुट जाओ। लेकिन अब घर से पैसा लेना अच्छा नहीं लगता। अभी 6 महीना, हम गारंटी लेते हैं कि तुम अगर 6 महीना रगड़ कर पढ़ दिया ना, तो बैंक में आराम से हो जाएगा। मैथ तो बढ़िया है ही तुम्हारा और जीएस भी अच्छा है। खाली ट्रिक सीखना है तुमको कि कैसे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाया जाए। देखो, बैंकिंग में है कुछ नहीं, बस टाइमिंग का खेला है। जिस तरह से बैंकिंग में अपार रिक्तियां आ रही थी और भविष्य में आने की संभावना थी, और जिस तरह से मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया गया था, मैंने बैंक में ही करियर बनाने का निश्चय कर लिया। इंजीनियरिंग की पुस्तकों को अलमारी में रख ताला लगा दिया और निकल पड़ा रांची की ओर। और इस बार मेरे इरादे बहुत स्पष्ट थे और लक्ष्य एकदम साफ। इस बार मेरी प्रतिबद्धता और लगन देखकर लोगों ने हैरानी जताई। मेरी ये धुन तब और पक्की हो गई जब मेरे दो मित्रों की नौकरी लग गई। एक की बैंक ऑफ इंडिया पीओ तो दूसरे की सेल में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में। एक ही दिन में दो दो खबरें सुनने के बाद बाकी के बेरोजगार मित्र सदमे में थे। हाँ भैया, फाइनल फाइनल सिलेक्शन हो गया है दोनों का। सुबह में अजय फ़ोन किया था कि पीओ में हो गया है उसका। 1 घंटे बाद दूसरा झटका अमर दिया और इस बार तो हम एकदम कोमा में चले गए जब पता चला कि सेल में हो गया है उसका। तो तुम जल क्यों रहे हो? तुम भी मेहनत करो, कौन मना किया है? किताब में नजरें गड़ाए हुए मैंने कहा। अच्छा, सच बताइए, आपको बुरा नहीं लग रहा है? एक एक कर सबका नौकरी हो रहा है और हम लोग यहाँ घास उखाड़ रहे हैं। देखिए, बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि उन लोगों की नौकरी लग गई, बल्कि इस बात का कि हम लोग की क्यों नहीं लगी। वही वही हम कह रहे हैं कि जब तक अपना कंडीशन ठीक न हो, तब तक दूसरों की सफलता अच्छी नहीं लगती।
अभी तक हम लोग के पास ये बहाना था कि किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, लेकिन अब हम लोगों का प्रेशर बढ़ जाएगा। घर वाले अब हमारी तुलना करेंगे इन लोगों के साथ। ये खबर सिर्फ मेरे ही महत्व की नहीं रखती थी, मेरे परिवार के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। जिन लोगों का मुझसे भरोसा उठ गया था, उन लोगों के लिए संजीवनी का काम कर गई। और सच में मैंने सीमा को ये खबर ऐसी सुनाई थी जैसे मेरी ही नौकरी लगी हो। वाह, क्या बात है! एक साथ दो दो फ्रेंड की नौकरी लग गई। आश्चर्य व्यक्त किया उसने। हाँ, वो भी छोटा मोटा नौकरी नहीं, पीओ समझती है, मतलब मैनेजर। बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर बनेगा और दूसरा सेल में इंजीनियर। स्टार्टिंग 40,000 मिलेगा लगभग। लाइफ बन गई दोनों की। नहीं, अभी तो दोनों की शादी भी नहीं हुई शायद। वही ना, भगवान उसको नौकरी नहीं दे रहे जिसको अभी सख्त ज़रूरत है। उन लोगों का क्या है, आगे नात न पीछे पगा, जो कमाएगा खुद पर उड़ाएगा। हो जाएगी, आपकी भी नौकरी हो जाएगी, बस समय की बात है। मुझे पता था कि ये आधे विश्वास से कहा गया वचन था। धीरे धीरे उसका विश्वास मुझसे उठने लगा था। मुझे याद आया कि एक बार मैं रात को पढ़ाई कर रहा था, कुर्सी पर बैठकर, और वो मेरा इंतजार कर रही थी बिस्तर पर लेटकर। उसने पुकारा था, आओ न जानू। मैं चुपचाप पढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा था, क्यों तड़पा रहे हो, आओ ना। बार बार के आग्रह से मैं झुंझला गया था। ओफो, पढ़ाई कर रहा हूँ, देख नहीं रही हो क्या? ओफो, पढ़ाई कर रहा हूँ, देख नहीं रही हो। उसके बाद जो उसकी प्रतिक्रिया आई, उसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। पता नहीं ये उसके दिल की आवाज़ थी या जानबूझकर गुस्से में कहा था। पढ़कर कौन सा तीर मार लोगे, पढ़ना ही था तो शादी क्यों किए? और फिर वह करवट बदल कर सो गई। मैं किताबों में नजरें गड़ाए अपने विचारों में खो गया था। और फिर शुरू हुआ पार्टियों का सिलसिला। सैलरी मिलने तक का इंतजार नहीं कर सकते थे हम लोग। सच में इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। दोनों अच्छे घर से थे, इसलिए ज्वाइन करने से पहले ही आ गए हमें ज्वाइन करने। खुद ही अजय ने दिल खोल दिया। अरे, एक टाइम क्यों, 4 टाइम खाओ। 2 दिन मेरी तरफ से, सुबह दोपहर शाम, जो मन करे खाओ। जिस रेस्तरां में मन करे उसमें खाओ। वाह अजय वाह, दिल खुश कर दिया यार तुमने तो। अब अमर तुम क्या बोलते हो? अमर क्या बोले, न चाहकर भी उसे स्वीकार करना पड़ा। जो तय हुआ कि 2 दिन अमर खिलाएगा और 2 दिन अजय। साथ ही एक एक फिल्म दिखाने का भी खर्च डाला गया दोनों पर। हम दोनों का काम था बस शर्ट पैंट पहनकर बाल झाड़कर तैयार हो जाना। पर्स और एटीएम कार्ड लेना उन लोगों का काम था। रिक्शा भाड़ा से लेकर ऑटो भाड़ा तक, टिकट से लेकर पॉपकॉर्न तक, सब कुछ अजय और अमर देंगे। फिर रात किसी बढ़िया रेस्तरां में, वो भी रोज बदल बदल कर। एक ही में खाने से मन भर जाता है। 4 दिन के इस व्यस्त कार्यक्रम के बाद वाकई रेस्तरां से मन भर गया सबका। बात बदल बदल कर खाने की नहीं थी, बात रेस्तरां में खाने की थी। तेल मसाले की तीव्र गंध नाक के आसपास बनी रहती। सब ने तौबा की होटल के खाने से, और मैंने भी प्रतिज्ञा ली, कम से कम 6 महीना हम उधर से गुजरेंगे भी नहीं जिधर कोई रेस्तरां पड़ता हो। 2 महीने से ऊपर गुजर चुके थे हमारी आखिरी मुलाकात को। नवविवाहिता दंपत्ति के लिए इतनी जल्दी इतनी लंबी जुदाई सहना वाकई असहनीय था। बातचीत करते करते अचानक सीमा भावुक हो जाती। कैसी किस्मत है हमारी, इतने इंतजार के बाद हम लोग एक हुए। लेकिन कितने दिन साथ रहे, मुश्किल से 1 डेढ़ महीना, और फिर से वही फ़ोन वाली ज़िंदगी शुरू हो गई। चलो मैं मानती हूँ कि मैं अपनी मर्जी से मायके आई, लेकिन मैं वहाँ रहकर भी क्या करती? आप तो वहाँ हो नहीं, और आपके पास आ भी नहीं सकती। आप अभी खुद इस स्थिति में नहीं है कि। इस तरह की बातें मुझे कमज़ोर करती है सीमा। काश कि तुम समझ पाती कि किसी को बार बार उसकी कमज़ोरी नहीं बतानी चाहिए। शायद तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन मुझे है खुद पर। मैं जानता हूँ कि मैं अभी सही रास्ते पर हूँ। जिस तरह से मेरे टेस्ट सीरीज के परिणाम आ रहे थे,
मेरा खुद पर यकीन बढ़ता जा रहा था। मेरे अंदर की भूख फिर से जागृत हो चुकी थी, पढ़ाई की भूख। अब मुझे पढ़ने में मज़ा आने लगा था और जब आपको अपने काम में मज़ा आने लगे, तो समझो कि सफलता निश्चित है। मैं कुछ नहीं जानती, आपको दिवाली में आना पड़ेगा। दशहरे की छुट्टियां भी मैंने इस बार रांची में ही गुजार दी थी। शायद ऐसा पहली बार था कि मैं अपने घर से दूर था दशहरे में। लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि क्यों मैं घर नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं पता। शायद ये एक बार की प्रतिज्ञा थी कि अब घर तभी लौटूंगा जब हाथ में नौकरी हो। ठीक है, घर नहीं जाना है, मत जाइए। आना तो आ सकते हैं। मन नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता है, मुझसे भी नहीं। ठीक है, आपको लोगों से मिलने में शर्म आती है, तो क्या इसके चलते आप मुझे छोड़ दोगे? आप कैसे इतने निष्ठुर हो गए? 2 महीने से ऊपर हो गए हैं हमें मिले हुए। आपका कैसा कलेजा है कि एक बार भी मन नहीं करता अपने बीबी को देखने का, वो भी इस अवस्था में। क्या खा रहे हैं, क्या कैसे रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं। नहीं आपको, नहीं आपके घर वालों को, एक लावारिस की तरह छोड़ दिया गया है यहाँ पर। ऐसी भावुक बातें मत करो। तुम्हें मेरी ताकत बनना चाहिए, मेरी कमजोरी नहीं। इस तरह की नकारात्मक बातें करोगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी परवाह नहीं? तो किसके लिए आंखें फोड़ कर पढ़ाई कर रहा हूँ। चाहता तो था कि इज्जत से घर लौटूं खुशखबरी के साथ, लेकिन अब लगता है कि एक बार तुमसे मिलना ही पड़ेगा। हाँ जान, प्लीज़। आप नहीं जानते कभी कभी कैसा मन हो जाता है मेरा। आप तो अपने काम में बिजी हो जाते होंगे, मेरा यहाँ दिन काटना मुश्किल हो जाता है। आंख बंद करके आपको याद करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब आपका चेहरा भी नहीं बनता आंखों के सामने। बस एल्बम है, उसको देखकर मन बहला लेती हूँ। तो ठीक है, छठ में आ जाते हैं। नहीं, दिवाली में। और छठ तक रहिएगा। खूब सारा प्यार करेंगे हम लोग। बस छठ तक। हम तो सोचे थे कि कम से कम 15 दिन तो रहेंगे ससुराल में। खूब मेहमान नवाजी कराएंगे सास ससुर से। जी नहीं, 1 सप्ताह या बहुत हुआ तो 10 दिन। होने दो। जब तक तुम्हारे मम्मी पापा मार के नहीं भगाएंगे, हम नहीं हटने वाले वहां से। जान। यस माई प्राण। छत के एकांत कोने में चटाई पर लेटा मैं किसी का इंतजार कर रहा था। वैसे तो वातावरण में ठंडक आ चुकी थी, फिर भी मिलन की आस में शरीर गर्म हुआ जा रहा था। बिजली कट गई थी और सीमा ने इशारे में कहा था, आप ऊपर चलिए, मैं पीछे आती हूँ। 4 घंटे हो गए थे मुझे ससुराल में कदम रखे, लेकिन अभी तक एक बार भी स्पर्श नहीं। बस आंखों से रसपान करता रहा। मेहमानों से भरे घर में मेरी पत्नी किसी अजनबी की भांति पेश आ रही थी। बस चाय नाश्ता खाना, यही सब। अगर यही सब होना था तो बुलाया क्यों? चाय बिस्किट खिलाने के लिए और साले ससुर से बात करने के लिए। तुमने तो कहा था कि मिलते ही लिपट जाऊंगी आपसे, और किया क्या? एक बार भी टच करने का मौका नहीं दिया। बस सज सवर कर ललचाती रही, तिरछी नजरों से बीच बीच में घायल करती रही। मिलने की हड़बड़ी में एक दिन पहले ही आ गया था मैं। मुझे क्या पता था कि मेरे दोनों साले भी आ चुके थे मुझसे पहले। पायल की छुन छुन से मैं सतर्क हुआ। सचमुच सीमा आकर मेरी चटाई पर बैठ चुकी थी। लाइट कटी होने की वजह से छत पर अंधकार था। हाथ बढ़ाकर उसे मैंने अपने आगोश में खींच लिया। ओहो, ये छत पर्सनल नहीं है, इसलिए थोड़ी सावधानी से। यहाँ और भी किराएदार आते हैं, तो आने दो। और फिर पीछे से मैंने उसे अपने बाहुपास में जकड़ लिया। गर्दन पीठ पर चुंबनों की बरसात करते लड़खड़ाती आवाज में कहा, कौन सा हम दूसरे की बीवी से फ्लर्ट कर रहे हैं? अपनी बीवी से प्यार करना मना है क्या? छिटक कर वह मेरी पकड़ से दूर चली गई। पागल मत बनिए, शर्म लिहाज कोई चीज है कि नहीं? मैं यहाँ सिर्फ आपसे 2 4 बातें करने आई हूँ, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। थोड़ा सरक कर वह मेरे पास आई और थोड़ा सा मैं उसके पास खिसक गया। हाथ में उसकी कलाई लेकर मैंने पूछा, तो आज रात का क्या प्लान है?
मतलब मतलब ये कि इतने दिनों बाद हम लोग मिले हैं तो मिलन भी यादगार होना चाहिए। जान, आपको शायद बुरा लगे लेकिन आज रात हम लोग नहीं मिल पाएंगे। क्यों? मैं एकदम उछल पड़ा। आप देख ही रहे हैं फिर भी पूछते हैं क्यों? घर में इतने लोग आए हुए हैं, दोनों भाई हैं, दादी है, मौसी भी आज आई है। ऐसे में हम लोगों को एक अलग रूम मिलना मुश्किल है। मैं कुछ नहीं जानता तो फिर मुझे बुलाया क्यों? मैं गुस्से के मारे उससे दूर हट गया और वहीं से बड़बड़ाने लगा। मुझे पता था कि पर्व त्योहार में तुम्हारे यहाँ भीड़ भाड़ होगी, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बुला लिया अपने भाई बाप से भेंट करवाने के लिए, जैसे हम उनसे मिले बगैर मरे जा रहे थे। गुस्सा क्यों होते हो? पीठ पर धीरे से हाथ रखकर उसने मुझे समझाना शुरू किया। बस कल भर की ही तो बात है। कल दिवाली है और परसों मेरा भाई लोग चला जाएगा। इसी बहाने सबसे भेंट तो हो गई आपकी। आखिर इन लोगों के भी कुछ अरमान है कि नहीं? इकलौता जीजा है आप, ये भी सोचते होंगे कि जीजा जी कैसे हैं, कभी बात नहीं करते हैं। ठीक है, आपको बात करने का ज़्यादा शौक नहीं है, लेकिन कभी कभी दूसरों के खातिर बस इतना ही पूछ लेते कि क्या कर रहे हो, आगे क्या प्लानिंग है, या कभी पापा से ही पूछ लेते कि तबीयत कैसी रहती है। लेकिन नहीं, आपको तो किसी से मतलब ही नहीं है, सिर्फ बीवी से रोमांटिक बातें करनी आती है। मुझे ये लेक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लगा जैसे किसी ने मिठाई की थाली दिखाकर वापस छीन ली हो और फिर ये ज्ञान दे रहा हो कि मिठाई स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। मन तो हुआ कि अगली ट्रेन से ही वापस लौट जाऊं, लेकिन घर के अंदर वाले कमरे में चुपचाप जाकर लेट गया मैं। दिल और दिमाग दोनों ने संतोष कर लिया था कि आज कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए थोड़ी देर में मैं निद्रा के आगोश में समा गया। आधी रात में मैंने महसूस किया कि कोई दरवाज़ा खोल रहा है, फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मुझे लगा शायद कोई पुरुष सदस्य सोने के लिए आ रहा है, लेकिन नहीं। पायल और चूड़ी की आवाज़। माँ जी या मौसी तो नहीं, या फिर सीमा, या फिर मुझे कोई भ्रम तो नहीं हुआ? मैं डर से सिर नहीं घुमा रहा था कि फिर से मेरी उम्मीद न टूट जाए, लेकिन ये भ्रम नहीं था। मेरी पीठ पर हल्की सी सुरसुराहट महसूस हुई और फिर चूड़ियों से भरा हाथ मेरे सीने को घेर गया। आश्चर्य से मैंने अपना सिर घुमाया तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मुस्कुराते हुए सीमा ने पूछा, सो गए थे क्या? मेरे लिए ये यकीन करना अब भी मुश्किल था कि सीमा मेरे ऊपर लेटी हुई है। लेकिन कैसे? तुमने तो कहा था कि... हाँ, कहा था। खाना खाकर जब मैं बाहर वाले रूम में सोने गई तो मम्मी बोली कि अंदर जाकर सो जाओ। मैंने कहा कि नहीं, यही ठीक है, बाकी लोगों को दिक्कत होगी। तो डांटने लगी, बोली कि तुम्ही को टेंशन है सब चीज़ का। नवीन चाचा के यहाँ चला गया है सोने, और मोनू का भी एक दोस्त के यहाँ पार्टी है, वही रुक जाएगा। खुशी के मारे मेरी आवाज़ अटक गई अंदर। मैं सासू माँ को धन्यवाद कहना चाहता था, लेकिन मेरी जुबान सिल गई थी। वही हाल उसका भी था। एक दूसरे को बाहों में जकड़े हम एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। कोई शोर नहीं, बस सीने की धक धक। मैं उठकर उसे औंधा लिटाना चाहता था कि उसने रोक दिया। नहीं, बस ऐसे ही लिपटे रहो, कोई हरकत नहीं, बस महसूस करो एक दूसरे को। इतने दिनों की तड़फ, ओह कितना सुकून दे रहा है ये पल। लगता है ऐसे ही पूरी उम्र गुजार दूँ। लेकिन पुरुष की इच्छाएं कुछ अलग होती हैं। शरीर की बाह्य सुंदरता मेरे मन पर हावी होने लगी। बाहर से छनकर आती मध्यम रोशनी में मैंने उसकी खूबसूरती का अवलोकन किया। घने केसों के झुंड में चमकता गोल चेहरा, मस्तक पर खींची लाल सिंदूर की रेखा, और नीचे दोनों कटीले नैनों पर खींची काजल की रेखा। नीचे नाक में गुथी सोने की नथ, और उसके नीचे गुलाब की दो पंखुड़ियाँ। एक चेहरे में ही भगवान ने इतनी कलाकारी दिखा दी है कि अन्यत्र नज़र कहाँ जाए। ये इतने अंतराल के बाद मिलने का असर था, या वाकई वह सुंदर हो गई थी, कहना मुश्किल है। हरी साड़ी और काले ब्लाउज में लिपटा वह गोरा बदन,
मंद रोशनी में मानो मुस्कुरा रहा था, और वह चिपटा हुआ पेट, जो अब गर्भावस्था के कारण थोड़ा ऊपर उठ गया था, बड़ा ही प्यारा और मासूम लग रहा था। हथेली से मैंने उसके आकार का जायजा लिया। मेरा बच्चा। सो रहे हो क्या? चुप रहिए, आपका बच्चा अभी 4 महीने में ही आपसे बात करेगा क्या? करेगा क्यों नहीं, आखिर मेरा बच्चा है तो इंटेलिजेंट होगा ही। और फिर धीरे से मैंने उसके पेटीकोट की गांठ को खोल दिया। दो शिथिल शरीर, अस्त व्यस्त कपड़ों के ढेर पर निढाल दो नग्न बदन, सुख की चरम सीमा को पाकर मन शायद भविष्य के प्रति आशंकित हो जाता है। उससे लगने लगता है कि कहीं ये सुख अस्थायी तो नहीं, कहीं भविष्य में यह सुख मुझसे छीन तो न जाएगा। अचानक मेरा हृदय अज्ञात भविष्य को सोचकर धड़कने लगा। मैंने महसूस किया कि मेरा साथी भी उसी अवस्था से गुजर रहा है। मेरे दाहिने कंधे पर गर्म द्रव के ढलकने का एहसास हुआ। वह रो रही थी। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? लगभग झकोरते हुए मैंने पूछा। कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर वही बात, बताओगी क्या हुआ? बस ऐसे ही। अचानक ख्याल आया कि अगले हफ्ते आप वापस चले जाएंगे। फिर से वही तन्हाई। कब हम लोग साथ रहेंगे जान? कितनी खुशनसीब होती है वो लड़कियाँ जो हमेशा पति के साथ रहती है। आप भी हमेशा मेरे पास रहोगे ना? वह आधी नींद में आ चुकी थी, फिर भी उसका बड़बड़ाना जारी रहा। हाँ, प्रॉमिस करो कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। सच्ची? हाँ, मैं पापा से बोल दूंगी कि ये यहीं रहेंगे। आप यहीं रहकर कोई काम कीजिएगा। मम्मी पापा भी खुश, मैं भी खुश। रोज़ सुबह मैं आपको ऑफिस भेजूंगी। आप दिन भर काम करना और फिर रात में हम लोग इसी बेड पे प्यार करेंगे। थोड़ी देर थोड़ी ही देर में उसकी नाक बजने लगी, लेकिन मेरी आंखें अब भी खुली थी, छत पर हनहनाते पंखे पर केंद्रित। सीमा ने सच ही कहा था कि ससुराल का मतलब सिर्फ पत्नी नहीं होता। ससुराल का मतलब सास ससुर होता है, साली साला होता है और आस पड़ोस भी होता है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सबसे हंसकर बात करें, कोई कितना भी मजाक उड़ाए आप बुरा न माने, पेट भरा हो फिर भी खाए, और अगर ना खा पाए तो ताने सुनने के लिए तैयार रहे। भले ही आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना भी अच्छा क्यों न हो, आपकी बातों की कोई कद्र नहीं होगी। जबकि सालियों की उटपटांग बातों पर भी तालियां बजाई जाएगी। तो सासू माँ ने इसी अनुभव के लिए चाचा जी के यहाँ जाने का सुझाव दिया, और ये सुझाव नहीं, लगभग आदेश था। क्यों नहीं जाएंगे? क्या कहेंगे वो लोग कि दामाद जी इतने दिन बाद आए और बिना मिले चले गए? लेकिन भेंट तो हो ही गई है, वहाँ नहीं तो यहाँ सही। धीरे से मैंने कहा। क्यों, आपको लाज लगती है क्या? उनके पाहुन जब भी आते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं। ये सब लोक व्यवहार की बातें हैं, कभी कभी दूसरों के लिए भी करना पड़ता है। सुनिए, थोड़ा मिठाई ले लीजिएगा जाते समय। धर्मपत्नी ने अपना महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किया, मेरे सामाजिक व्यवहार के खराब इतिहास को ध्यान में रखते हुए। लेकिन कोई किसी को कितना सिखा सकता है और क्या सिखा सकता है? आप किसी को ज़्यादा से ज़्यादा ये सिखा सकते हैं कि हाथ कैसे मिलाया जाए, या नज़र कैसे मिलाए, या ड्रेस कैसी होनी चाहिए, या शारीरिक भाषा कैसी होनी चाहिए। लेकिन आप किसी को बात करना कैसे सिखाएंगे? अंतर्मुखी मेहमान चुपचाप सिर झुकाए, सामने प्रस्तुत जलपान सामग्री से भिड़ा हुआ था। बीच बीच में हाँ या ना कर देता और फिर खाने में जुट जाता। साली साहिबा ने कटाक्ष किया। पहले आप खा लीजिए फिर बोलिए। ऐसे खाते खाते आप क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सम्मिलित हंसी। अरे खाने दो जीजाजी को, क्यों तंग कर रही हो? पता नहीं जीजाजी को फिर ऐसा खाना मिले न मिले, दूसरी साली ने चहकते हुए फरमाया। फिर से एक सम्मिलित हंसी। चाची ने हंसते हुए डांटा अपनी पुत्रियों को, ऐसे बोलते हैं मेहमान से? मैं अभी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने वाला ही था कि बुआ बोल पड़ी। अब साली लोग जीजा से मजाक न करे तो किससे करे? लेकिन जीजा भी बेचारे कमजोर पड़ जाते हैं। कहाँ ये दोनों तेज तर्रार सालियाँ और कहाँ बेचारे राजा हरिश्चंद्र। हा हा हा।
मेरी जुबान खुली। अच्छा, एक बात बताइए, साली ने बात काट दी। आप रहने दीजिए, जितना देर में आप एक बात कहिएगा उतने देर में हम लोग बाजार से घूम के आ जाएंगे। हो, हा हा हा। सबके पेट में दर्द होने लगा और मेरे दिमाग में। मैं वहाँ से खिसकने का बहाना सोच ही रहा था कि एक 10-12 साल का लड़का कमरे में अवतरित हुआ। उल्टी टोपी और काला चश्मा, हाथ में चैन और शर्ट के बटन खुले हुए। पहली नज़र में ही पता चल गया वह सलमान खान का फैन है। उछलकर सोफे पर लटक गया और दोनों पैर टेबल के ऊपर। चाची ने गर्व से बताया कि वह उसकी बहन का लड़का है, हिमाचल में रहता है। फिर उसकी ओर मुखातिब होकर बोली, जीजाजी से बात करो माइकल, पूछो क्या नाम है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। च्युइंगम चबाते हुए माइकल ने सवाल दागा, व्हाट इज़ योर नेम। उसके आत्मविश्वास को देखकर मैं दंग रह गया। 10 साल की उम्र में मैं अपना नाम नहीं बता पाता था। ये तो दूसरे से पूछ रहा है, वो भी अपने से बड़े इंसान से। मैंने भी उसी तर्ज पर उत्तर दिया, माय नेम इज प्रकाश पाठक। फिर से सबको हंसने का मौका मिल गया। जीजाजी तो ऐसे जवाब दे रहे हैं जैसे क्लास 2 का बच्चा देता है, एकदम सीरियस होके। लेकिन वो लड़का नहीं हंसा, वो अब भी गंभीर बना हुआ था। वेयर डू यू लिव, अगला प्रश्न उसने पूछा। चाहता तो मैं था कि इस अंग्रेज के बच्चे को एक अच्छा सा लेक्चर दे दूं कि सिर्फ अंग्रेजी पटर पटर करने से नहीं होता है, अदब भी होना चाहिए। लेकिन जब घर के बड़े ही उसे सह दे रहे हो, वहाँ कुछ बोलना बेकार था। बड़ी साली हंस हंस के थक रही थी। छोड़ दो माइकल, अब बख्श दो जीजाजी को, बेचारे हिंदी में हकलाने लगते हैं तो इंग्लिश में क्या हाल होगा। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें इतना हंसने वाली बात क्या थी। सब हंसे तो मुझे भी हंसना पड़ा। छोटी साली को लेकिन दूसरी चिंता थी, अगर जीजाजी को ज़्यादा तंग किया गया तो वो रेस्तरां नहीं ले जाएंगे। मैंने उसकी शंका का समाधान करते हुए कहा, जब आप कहें तब ले चलेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रहने दीजिए, इतना एहसान मत कीजिए। इतना दिन हो गया आपको आए, कभी अपने मन से पूछा कि चलो आज रेस्तरां चलते हैं या फिल्म चलते हैं या पार्क चलते हैं। मैंने कहा चलिए अभी, फिर मत कहिएगा कि हमने पूछा नहीं। छोटी ने कहा, बहुत चालाक है जीजाजी, जानते हैं कि रात के 8 बजे हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तो पूछ रहे हैं। मैंने कहा ओके बाबा। मैंने कहा तो आप जब कहो, जहाँ कहो, जितने बजे कहो, आई एम रेडी। और कुछ। मेरे इस जवाब का कोई जवाब नहीं था उनके पास। कुछ सोचने के बाद बड़ी साली ने कहा, रहने दीजिए जीजाजी, हम लोग तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे। आपकी स्थिति हमें मालूम है, ऐसे में किसी को हलाल करना अच्छा नहीं लगता। अचानक से माहौल को गंभीर बना दिया उसने, मेरे प्रस्ताव को ठुकरा कर। लगा जैसे किसी ने पुरानी जख्म को कुरेद दिया हो। नवंबर के महीने में इतनी बारिश का होना वाकई आश्चर्यजनक था। लगातार 3 दिनों की बारिश के बाद आज थोड़ी सी राहत है। बादल छट जाने से आसमान साफ नजर आ रहा है और 14वीं के चांद की रोशनी अंधकार में डूबे गांव को रोशन करने के लिए पर्याप्त साबित हो रही है। बरसात में भीगे घास पर फच फच की ध्वनि निकालते हुए प्रकाश चुपचाप चला जा रहा है, दोनों हाथों से पायजामे को ऊपर खींचे हुए। एकांत प्रिय प्रकाश रोज की भांति अपने गंतव्य पर पहुंचकर रुकता है। आज तो पक्की सीमेंट की बनी आयताकार पट्टी, जो शायद बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई थी, पूरी गीली हो गई है। कुछ देर तक वह चुपचाप किम कर्तव्य विमूढ़ खड़ा रहता है, फिर चप्पल निकालकर उस पर बैठ जाता है। चांदनी रात, मंद मंद शीतल हवाएं, चारों ओर फैली खामोशी किसी नीरस इंसान को भी शायर बना देती। लेकिन प्रकाश के लिए यह रोज की बात थी। बरगद के झुरमुटों में छिपे चंद्रमा को देखते देखते जब वह उब गया तो जेब से मोबाइल निकालकर पेरने लगा। अपनी ही खींची तस्वीरों को देखता जाता और नापसंद होती तो उसे डिलीट कर देता। यहाँ पंकज की फोटो मेरे मोबाइल में, साला मतलबी आदमी, डिलीट। यहाँ सोनू की शादी का वीडियो, मेरी शादी में मिलने भी नहीं आया, डिलीट। कंचन,
अचानक उसका हाथ रुक जाता है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, मेरी भी शादी हो चुकी है और वो भी न जाने अब कहाँ होगी। डिलीट। अरे छोटू, अकेले बैठे क्या कर रहे हो? संध्याकालीन शौच से लौटे पड़ोसी बिसुन की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। बस ऐसे ही, बिजली नहीं है इसलिए यहाँ बैठा हूँ। चलो घर, यहाँ बैठे बैठे मच्छर क्यों कटवा रहे हो? आप बढ़ो, मैं पीछे आता हूँ। अचानक उसे ख्याल आया कि घर जाकर भी वह क्या करेगा। वही मनहूसियत भरा माहौल, अंधेरा, मच्छर और तन्हाई। बीबी भी मायके गई हुई है। घर में माँ और भाभी की खिचखिच सुनने से अच्छा है यही बैठा जाए। एक भीगा हुआ कुत्ता गश्त लगाता हुआ उधर आया। उसे देखकर ठिठका, फिर जब आश्वस्त हो गया कि वह उसे तंग नहीं करेगा तो चुपचाप सूखी जमीन तलाश कर बैठ गया। उसकी नज़रें मोबाइल से हटकर कुत्ते की ओर टिक गई। कुत्ते को एक मक्खी तंग कर रही थी। कभी वह अपने पिछले पैरों से अपने कानों को खुजाता, कभी मुंह घुमाकर दांतों से अपनी पूंछ को काटता। कितना बेबस है यह जीव। क्या जरूरत थी भगवान ऐसे जीवों को पैदा करने की। न खाने का ठिकाना, न रहने का। बस किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, कहीं सो गया। क्या अर्थहीन जीवन है। अचानक उसे ख्याल आया कि उसका जीवन भी कुछ खास बेहतर नहीं है। 2 साल हो गए हैं पढ़ाई पूरी किए हुए, अभी तक वह बेरोजगार है। शादी हो चुकी है और भगवान की दया से वह बाप भी बनने वाला है। एक शादीशुदा आदमी अगर बेरोजगार हो तो समाज में उसे क्या क्या ताने सुनने पड़ते हैं, उससे बेहतर कौन जानेगा। आज ही संतोष ने क्या कहा कि प्रकाश, जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ लो, नहीं तो बीबी किसी और के साथ भाग जाएगी। बात पेट भरने और तन ढकने की नहीं है, बात है सम्मान से जीने की। खासकर जब आप इंजीनियरिंग किए हुए हो तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती है। फोन की आवाज़ से उसकी विचार श्रृंखला टूटती है। मित्र अजय का फोन था। क्या प्रकाश, क्या चल रहा है? अच्छा सुनो, तुम्हारा रोल नंबर बताओ। इंडियन ओवरसीज बैंक का रिजल्ट निकला है। 1 मिनट रुकना। वह फ़ोन काट देता है, फिर से मैसेज बॉक्स में सेव रोल नंबर निकालता है और उसे अजय को फॉरवर्ड कर देता है। उम्मीद की हल्की सी आहट से उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वर्षों से खुशखबरी सुनने को तरस चुके उसके कान खड़े हो जाते हैं। तो प्रकाश, तुमको क्या लग रहा है, तुम्हारा हुआ है या नहीं? अभी पहेलियाँ मत बुझाओ, जल्दी बताओ क्या हुआ। वैसे तुम कैसे फील कर रहे हो अभी? मुझे लग रहा है जैसे मैं हॉट सीट पर बैठा हूँ और तुम मुझे केबीसी खिला रहे हो। हा हा हा। प्रकाश, प्रकाश, आज का दिन और समय नोट कर लो। आज के बाद तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ प्रकाश, तुम बैंक मैनेजर बन गए। अप्रत्याशित मिली खुशी को हजम करना कभी कभी कठिन होता है। वह कुछ देर तक मति शून्य बैठा रहता है। घर में इस खबर को सुनाने से पहले इसकी सत्यता जांच लेनी चाहिए। वह एक अन्य दोस्त को, जिसके पास इंटरनेट था, फोन करता है। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद उसके हाथ अपने आप सीमा को कॉल कर देते हैं। फिर कुछ पल अविश्वास के। वह एक अन्य दोस्त को, जिसके पास इंटरनेट था, फोन करता है। पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद उसके हाथ अपने आप सीमा को कॉल कर देते हैं। फिर कुछ पल अविश्वास के, खुशी के, संतोष के, धन्यवाद के। न उसे कुछ समझ में आता था, न सीमा को, कि क्या बात करे। वह दौड़कर अपने परिवार में यह खबर सुनाने जाती है। इधर प्रकाश अपने अंदाज में माँ से धीरे से कहता है, माँ एक छोटी सी खुशखबरी है। क्या? बैंक के रिटर्न में हो गया है मेरा। उस रात वह सो नहीं सका। अनेक कल्पनाएं, अनेक यादें, करवट बदल बदल कर वह तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य में जी रहा था। एक एक कर कई यादें उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति आती गई और वह उन यादों में खोता चला गया। तो श्रोताओं, ये था उपन्यास का 9वां भाग। उपन्यास का अगला और अंतिम भाग सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।